जी नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, गुल हमाद फ़ारूक आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, दरोश का एक इलाका है और चित्राली ज़ुबान में कहते हैं दरोश व गोसा। इसका मतलब तो ये हुआ कि दरोश आ रहे हो दरोश, मगर ये मतलब हरगिज़ नहीं। इसका मतलब है कि दरोश में एक जगह है, गोस उसका नाम है, और वो गोस ऐसी जगह है जो सिर्फ जहाज़ से तो नज़र आता है और ज़मीन से वो नज़र नहीं आता। 1988 में मेरा कुक था जो मेरा खानसमा था, सरदार नाम था गालिबन, अल्लाह उसको बख्शे, वो तकरीबन उसका वफ़ात हुआ था। उस वक्त मैं पैदल गया था और मैंने जब लोगों की हालात देखी तो मुझे इंतहाई दुख हुआ। मुझे एक एहसास था, मेरे दिल में एक दर्द था, एक जज्बा था कि यार मैं चित्राल का पानी पीता हूँ, यहाँ का हवा खाता हूँ, मुझ पे इन लोगों का हक़ है। तो मैंने दरोश के जो लोग हैं, ये गोस के, तकरीबन साल पहले मैंने इनको बताया था। यहाँ पे इस RSP में एक लड़का है फजल नाम इंजीनियर, वो भी काम कर रहे हैं। अभी आपका पूरा नाम क्या है जी? हाँ, काजी अब्दुल अजीज़ जो ड्राइवर है, और उससे भी मैंने बात की थी साल पहले। तो इनकी तरफ से बिल्कुल बात ठंडी पड़ गई थी, मगर आज मैंने फिर उसको ऑफ़र किया कि भाई आप लोग मुझे कम से कम लॉजिस्टिक सपोर्ट प्रोवाइड कर ले, बाकी हम आपके साथ पूरा तावन करेंगे, कोऑपरेशन करेंगे। तो आप देख रहे हैं कि ये जो रास्ते हैं, और वो उर्दू में मुझे एक शेर याद आते हैं कि मेरे घर के रास्तों में कोई कहकशाश नहीं है, इन्हीं रास्तों पे आ सको तो आओ, मेरे घर के रास्ते में कोई कहकशा नहीं है। तो नाज़रीन, ये जो हमारा कटारा गाड़ी है, ये हमारा शेवरलेट भी है, ये हमारा लैंड क्रूज़र भी है, हमारा हेलीकॉप्टर भी है, हमारा टर्बो है। हम इसी में जाएंगे, इसी में हम सफ़र करेंगे, और अब हमारे साथ रहिएगा। जी नाज़रीन, जिस गाड़ी में हम जा रहे हैं, अब बदकिस्मती ये है कि ये इसके लिए तो लैंड क्रूज़र से कम नहीं है, इसमें गेट भी नहीं है। और मैं फिर भी बकौल सुहेल वड़ाइश के, जिस तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत कोकला है, इस तरह उसका गाड़ी भी कोकला है। चित्राल के तारीखी कस्बे दरोश में एक ऐसा इलाका भी है जो आज तक हुकाम के साथ साथ मीडिया की नज़र से भी ओझल रहा है। गोस नामी गांव पहाड़ों के बीच में ऊंचाई पर वाक़या है। ये गांव पहाड़ों की चोटियों की वजह से ज़मीन से नज़र भी नहीं आता, सिर्फ जहाज़ से दिखाई देता है। इस गांव पर आंख ओझल पहाड़ ओझल का ज़रबुल मिसल बिल्कुल फिट आता है, क्योंकि यहाँ जाने के लिए दरोश गोल की पहाड़ को अबूर करना पड़ता है। यहाँ 700 की आबादी है, मगर उनके लिए अभी तक न तो सड़क है और न अस्पताल। एक गैर सरकारी इदारे ने यहाँ जाने के लिए चंद साल पहले कच्चा रास्ता बनाया। इससे पहले लोग पहाड़ पर चढ़कर वहाँ पैदल जाया करते थे। बच्चों का कहना है कि वहाँ सिर्फ एक मकतब स्कूल की इमारत बोसीदा हालत में खड़ी है, प्राइमरी स्कूल भी नहीं है। हमारे इधर स्कूल नहीं है, डिस्पेंसरी नहीं है, अस्पताल नहीं है, और इधर रोड ख़राब है, रोड सही नहीं है, और लड़के रोज़ जाते हैं, इसलिए बारिशें होती हैं तो जा नहीं सकते, बर्फ़ पड़ती है तो फिर भी नहीं जा सकते। जी, हम मुतालबा करते हैं कि हुकूमत हमारे गांव में लड़कियों और लड़कों का अलग स्कूल बनाए, और हम आपका शुक्रिया गुजार करते हैं। اوبو سیسٹم نشتا اسکول نشتا بیمار چې وشو هسپتال لري دا او 3 غنټه د سټیم اخري موږ پیشاب باندې وړو او سړک کچا د سړک صدا نشتا بول اسکول ماسمان سبق و اسکول پرایمری هم نشتا بنر خود نشتا پرایمری هم نشتا او د دې ځای نه دروشته زیارت سبق و ډېر لري دا ماشومان ته تکلیف ده اسکول درته نشتا او بول روډ کچا دا بول اوبو سیسټم نشتا بول فصل نه کېږي لال مدا ځای او بول پته نشته خلک مجبور ده پوه شو تکلیف ډېر ده د زموږ تاسو کله چاته پوسم کړی څوک راغلی ته MP MNA څوک راغلی داسې ما ته څه پته نشته که د نورو ته که څه پته شته عجیبه ده ما ته څه پته نشته او چې د میډیا والا مخکې راغلی څوک ما ته پته نشته ما نه دي لیدلی دلته تاسو ما خبره مخکې نه دی راغلی यहाँ अभी तक कोई डिस्पेंसरी या शफाखाना भी नहीं है। और हम सबसे पहले हमारा प्रॉब्लम ये है कि हमारा इधर पानी का सिस्टम सही नहीं है। इधर हमारा पहले हमारा आबादी कम था, जब वहाँ पर पॉल्यूशन ज़्यादा हो गया, लोगों का तादाद भी ज़्यादा हो गया,
इसलिए इनका पानी का बहुत मुश्किल होता है, पीने के पानी का। और इधर फसल का पानी का भी मसला है, इधर फसल भी नहीं होते हैं, ज्वार हमने का फसल नहीं होते, ज्वार का सिर्फ वो गंदम का फसल होता है, वो बरानी इलाके में होते हैं। जब बारिश बरसाती है तो फसल होती है, अगर नहीं होती तो बारिश नहीं होती तो नहीं हो सकते हैं। पहला मसला जब से मैं शुरू से इधर पहले हमारे इधर मकतब स्कूल था, 1986 से 1980 में मैंने इधर पढ़ता था। 1980 तक इधर 1980 से लेकर आज तक इधर ये प्राइमरी स्कूल नहीं हुआ है। 1980 से लेकर आज तक इधर गवर्नमेंट, हम इधर आबादी तकरीबन 100 गिराना है गोश में। इधर हमारे लिए कोई गवर्नमेंट ने कोई भी फैसिलिटी का काम नहीं किया है लोगों के लिए। इधर हर चीज़ का दुश्वार है, हर काम के लिए। इधर रोड भी नहीं है, रोड का मसला है, खुद ने देखा है ना रोड का भी। इधर स्कूल भी नहीं है, इधर बच्चे इधर से जाते हैं 2 घंटे सफ़र, इधर तालिबान को उनको अगवा पर ले जा सकते हैं ना। आजकल तफरीकाती भी है और दहशतगर्दी भी है, इन लोगों को बहुत प्रॉब्लम है बच्चों को लिए। अच्छा सूबेदार साहब ये बताओ किस तरह आते थे जी? जरा मेरा उम्र तलबा 45 साल हो गया था अभी तक। जब जैसे सड़क नहीं था, हम लोग पैदल ले जा रहे थे लोगों को चरपाई पे। जब बीमार होता है बंदा, उसको चरपाई पर ले जाकर अस्पताल में पहुंचा सकते थे। जब बर्फ़ पड़ते थे तो इन लोगों ने इधर बस रास्ते बनाते, 2-3 दिन तक रास्ते बनाते थे ना। जब रास्ते कंप्लीट होते थे तो उसको लेकर जाते, वो पेशेंट को उधर पहुंचाते हैं उधर अस्पताल में, फिर भी उधर इसराइली इलाज करते, फिर उसको वापस इधर उठाकर कंधों पे उठाकर इधर ले सकते थे। 1992 रोड बना हुआ है, जब से 1992 में रोड बना हुआ है, उस टाइम सरस्पी ने उसको बनाया। सरस्पी ने क्या था, इफाद का कोई महकमा था ना, उसने उसको बनाया 6 लाख रुपए थे ना उस टाइम पे। इससे लेकर 1992 से लेकर आज तक उसमें कोई रिपेयर का काम नहीं हुआ है। ठीक है, हम गवर्नमेंट से गुजारिश करते हैं कम से कम हमारे जितने भी NPA इधर गुजरे हैं, तकरीबन 25 साल हमारा शाह मोहिद्दीन ने NPA गुजारा, उसने भी उसमें रोड में कुछ भी नहीं किया है। अब लगभग 44 भी इधर गुजरा है, उसे NPA इधर आ सकते नहीं है। ठीक है, इन लोगों ने उनको वोट देते हैं, इन लोगों को इधर एक NPA भी इधर नहीं है आज तक। ठीक है, स्कूल का ये हालात है। ये हमारा मकतब स्कूल है, तो प्राइमरी स्कूल भी नहीं है, इधर प्राइमरी स्कूल भी नहीं है और डिस्पेंसरी भी नहीं है। ख़ासकर इधर पानी का बहुत मसला है, इधर पानी पीने के लिए भी नहीं है लोगों के लिए। लोगों को झगड़ा भी होता है एक दूसरे के लिए, क्योंकि पानी कम है ना, तकसीम डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होते लोगों को। इसलिए मैं गवर्नमेंट से गुजारिश करता हूँ कि हमारे मजबूरी पर मद्देनज़र है कि हमारे को वो करे जो आम आवाम के पब्लिक के लिए जो करते हैं ना, इस तरह हमारे भी हम भी पाकिस्तानी हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया। लोग अपने मरीजों को, खासकर ख़वातीन को बीमारी की हालत में चरपाई पर डालकर दरोश अस्पताल ले जाने पर मजबूर है। मसूद अजहर है, मैं गोश में रहता हूँ। ये रास्ते बहुत ख़राब है, आना स्कूल नहीं है, आना जाना बहुत तकलीफ़ होती है, रास्ता भी नहीं है और बर्फ़बारी में ये आना जाना बहुत तकलीफ़ होता है। चाहे तूफ़ान बादुबारान हो या बर्फबारी, यहाँ के बहादुर बच्चे 3 घंटे पैदल सफ़र करके दरोश स्कूल जाते हैं, मगर वापसी पर ज़्यादा वक्त इसलिए लगता है कि पहाड़ पर चढ़कर आना पड़ता है। मेरा नाम अब्दुल अजीज़ है, मैं गांव गोश का रहने वाला हूँ। इधर आपने रोड से इधर आया, आपने रोड को विज़िट किया, रोड का हालात आपने देखा। यह गैर सरकारी काम हुआ इस रोड पे, सरकार ने हमारे लिए कुछ भी नहीं किया है। ये स्कूल आपके सामने है, इधर बच्चे अभी बारिश और बर्फ़ में जा नहीं सकते हैं गर्मियों में, और इसके बाद इतना जायदाद इधर पड़ा हुआ है सारा लल में, पानी न होने की वजह से। अभी हमारे इधर 9000 फुट पाइप पड़े हैं, अब इनके ऊपर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। हम खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत वज़ीर आला जनाब महमूद खान से ज़ोर अपील करते हैं कि हमारे इधर गांव के बच्चों को और बूढ़ों को इनका ख्याल रखें, ताकि हमारे लिए कोई 31-40 लाख का रोड पे खर्चा करे और पीने का पानी नहीं है, हमारे लिए पीने का पानी का बंदोबस्त करे। बाकी आपने ख़ुद देखा, इधर हमारे साथ आया, अभी भी आपके सामने गांव का हालात, इतना ज़मीन को देखो कि क्या हाल हो रहा है। ये बच्चों को देखो, उनको एहसास होना चाहिए, इन बच्चों के ऊपर रहम करना चाहिए। इधर कोई अस्पताल डिस्पेंसरी कुछ चीज़ भी इधर नहीं है। मेरा नाम काजी रहमत अजीज़ है, मैं गोश में रहने वाला हूँ। आज तक हमारे गांव में कोई बंदोबस्त नहीं हुआ है, ना स्कूल है इधर, ना रोड है, तो ना खेतों का पानी है, ना डिस्पेंसरी है, और ना बच्चों के खेलने के लिए कोई ग्राउंड है। लिहाजा हुकूमत से हम अपील करते हैं हमारी ये ज़रूरत पूरे करें।
تو بہرحال ہم غربت میں ادھر رہتے ہیں, کوئی بندوبست نہیں ہے نہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا نام قاضی انیس الرحمن, میں گوس کا رہنے والا ہوں. یہ بہت پسماندہ گاؤں ہے. اس گاؤں میں ابھی تک ترقیاتی کام نہیں ہوا ہے. یہاں نہ کوئی پرائمری اسکول ہے. یہاں بچے اسکول کے لیے دروش جاتے ہیں. تقریباً 3 گھنٹے کا راستہ ہے یہاں سے دروش تک. یہاں برف باری بھی بہت زیادہ ہوتی ہے, گرنے کا بھی خطرہ ہے, بچوں کے مرنے کا بھی خطرہ ہے. لہٰذا میں صوبائی اور مرکزی اسمبلی سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ ہمارے حالات پر رحم کرے, اور بین الاقوامی اداروں سے بھی درخواست کرتا ہوں کہ وہ بھی ہمارے حالت پر رحم کرے. یہاں ابھی تک کوئی بھی ترقیاتی کام نہیں ہوا ہے. یہاں روڈ کا بھی مسئلہ ہے. یہاں پانی پینے کے لیے پانی کا بھی مسئلہ ہے. یہاں سکول کا بھی مسئلہ ہے. یہاں پرائمری سکول بھی نہیں ہے. حکومت نے ابھی تک کوئی کام یہاں نہیں کیا ہے. لہٰذا میں سارے بین الاقوامی اداروں سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ ہمارے حالت پر رحم کرے, اور مرکزی اور صوبائی اسمبلی سے بھی درخواست کرتا ہوں کہ وہ بھی ہمارے حالت پر رحم کرے. السلام علیکم. گوس کے خواتین پہاڑوں کی بیچ چشموں سے پینے کے پانی سروں پر مٹکوں میں لانے پر مجبور ہے. ساتھ بین الاقوامی اداروں سے بھی بنیادی سہولیات فراہم کرنے کا پرزور مطالبہ کرتے ہیں. ان کا کہنا ہے کہ ہم بھی پاکستانی ہیں اور ہمارا بھی اتنا حق ہے جتنا کسی بڑے شہر کے عام پاکستانی کا. مقامی لوگوں کا کہنا ہے کہ ووٹ مانگنے کے لیے اکثر امیدواران یہاں آتے ہیں, مگر الیکشن کے بعد آج تک کوئی بھی رکن اسمبلی یہاں نہیں آیا. لوگوں کو یہ بھی شکایت ہے کہ آج تک چترال کا کوئی میڈیا والے نے بھی ہماری حال احوال نہیں پوچھی, اور ہمارا ٹیم پہلی بار یہاں پہنچ گیا. بنیادی سہولیات نہ ہونے کی وجہ سے آج بھی یہاں کے لوگ پتھر کے زمانے کی زندگی گزارنے پر مجبور ہے. یہاں کے مجبور لوگ صوبائی اور وفاقی حکومت کے ساتھ ساتھ بین الاقوامی اداروں سے بھی بنیادی سہولیات فراہم کرنے کا پرزور مطالبہ کرتے ہیں. ان کا کہنا ہے کہ ہم بھی پاکستانی ہیں اور ہمارا بھی اتنا حق ہے جتنا کسی بڑے شہر کے عام پاکستانی کا. جی ناظرین, یہاں پہ یہ جو مکان ہے, مقامی لوگوں کا کہنا ہے کہ یہ تقریباً کوئی 400 سال پرانا ہے, اور یہ قاضی صاحب کا گھر تھا, قاضی مبارک شاہ صاحب کا. یہ جو نیچے اس کا تہانہ تھا. اب بدقسمتی یہ ہوئی کہ یہ مطلب شعور نہ ہونے کی وجہ سے انہوں نے اس قیمتی اثاثے کو خراب کیا. اس میں مٹی و گندگی ملبہ ڈال کر اس کو بنا دیا, اور یہ جو ہے مکان یہ ابھی تک تقریباً اسی حالت میں کھڑا ہے, تقریباً کوئی 400 سال پرانی. مگر جو آثار قدیمہ کا ادارہ ہے وہ اس کی پراپر طریقے سے صحیح طریقے سے مینٹیننس اور مرمت و دیکھ بھال نہ کر کے اس کی حالت بہت خراب ہو گئی. تو ابھی ہم اندر جاتے ہیں اور آپ کو دکھاتے ہیں کہ اس کے اندر کیا ہے. جی ہمارے ساتھ رہیے گا. بن کو جاؤ. میرا نام قاضی انیس الرحمن. یہ دونوں جو ہے, یہ میرا دادا ہے, یہ میرا پردادا ہے. یہ دونوں قاضی ہے. اس نے 2 سال میں حج کیے ہیں. اس نے پیادل چل کے 2 سال میں حج کیے ہیں. اس نے ورلڈ ریکارڈ کیا ہے. یہ چترال کا قاضی تھا متار کے دور میں. اس کے بعد یہ اس کا بیٹا ہے, یہ قاضی بنا. یہ میرا دادا ہے, یہ قاضی بنا. اس کے بعد اس کی وجہ سے ہم کو شہرت ملی ہے, کیونکہ انہوں نے دہلی میں جا کے تعلیم حاصل کیا. دونوں نے دہلی میں جا کے تعلیم حاصل کیا ہے. انہوں نے دنیاوی تعلیم بھی حاصل کی ہے, انہوں نے اخروی تعلیم بھی حاصل کیا ہے. اللہ رب العزت ان کے قبر کو نور سے بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا نام اسف الرحمن ہے. میں گاؤں گوس میں رہنے والا ہوں. یہ جو پبلک ہیلتھ کا لائن ہے یہ تقریباً 40 سال سے ادھر لگایا ہے. 40 سال ہو گیا اس پائپ لائن کا. یہ خالی پڑا ہے, اس میں پانی نہیں آتا ہے. کیونکہ میں سلام گلنواز, یہ جو گلنواز ہے یہ پبلک ہیلتھ کا ٹھیکیدار ہے. یہ دفتر میں بھی اس کا چلتا ہے, رشوت دیتا ہے یا اور کچھ کرتا ہے. تھانے پہ بھی اس کا بات مانتا ہے, دفتر پہ بھی. کیونکہ وہ جو پرائیویٹ لائن لگائے وہ ہم کو کراس کرتا ہے نا, وہ آگے جا کے پانی لے کے آتا ہے اپنے لیے. کیونکہ یہ سرکاری لائن اس کے گھر تک موجود ہے, یہ اس میں پانی نہیں پیتا ہے. یہ اپنا تعلق استعمال کر کے ہم سے آگے جاتا ہے. اس لیے وہ اس کا بات مان کے یہ ہمارا جو سرکاری لائن ہے اس کا 2-3 مہینہ ہو گیا اس کو بند کیا ہے. جو پبلک ہیلتھ کا جو ایکسن صاحب ہے, ایس او صاحب ہے, ایچ ڈی او صاحب ہے, اس نے تقریباً اس کو
2-3 مہینے سے بند ہے ہمارا لائن، کیونکہ ہمارے زنانے جو ہے وہ بہت مشکل حالات میں ہیں، تاکہ ہم یہ درخواست کرتے ہیں کہ اس لائن کو ہمارے لیے بحال کرے۔ وہ مرسلام ہے یا جو گل نواز ہے وہ بھی اسی لائن پہ پانی پیے۔ اس کے بارے میں یہ کہتا ہوں کہ قاضی صاحب اس علاقے کا پورا چترال کا قاضی تھا۔ اس نے پیادل جا کے حج کیا 2 سال میں، 1 سال ادھر سے ادھر پہنچا، مکہ سے پھر یہاں 1 سال لگایا، 2 سال میں یہ حج پورا کر کے آیا۔ یہ تاریخ چترال کے تاریخ میں ورلڈ ریکارڈ ہے۔ کیا نام ہے اس سے پہلے وہ یہ قاضی سرفراز شاہ، مبارک شاہ، قاضی مبارک شاہ، یہ اس کے بیٹا قاضی رحمت شاہ، قاضی رحمت شاہ، یہ اس کا بیٹا ہے۔ اس کے بعد یہ بنا قاضی علاقے دروش چترال کا۔ اچھا، تعلیم کی طرح حاصل کیا تھا؟ تعلیم دلی میں حاصل کیا تھا، تقریباً دنیائی اور کیا نام ہے، علم بھی حاصل کیا تھا، آخرت کیا نام ہے، علم بھی حاصل کیا تھا، میٹرک تعلیم بھی حاصل کیا تھا اس ٹائم میں۔ ناظرین، یہ آپ کو جو نظر آ رہے ہیں ایک پانی کا تالاب ہے، جوہڑ ہے، اس میں آپ دیکھتے ہیں کہ مینڈک نے بچے بھی دیے، چھوٹے چھوٹے بچے اس کے اندر تیرتے ہیں، گندگی بھی ہے۔ قاضی صاحب کا یہ کہنا ہے کہ یہاں کے جو لوگ ہیں، خاص کر خواتین اور بچیاں، بوڑھی عورتیں، وہ یہ پانی لے جاتے ہیں۔ یہ ان کی نظر میں صاف پانی ہے، کیونکہ یہ کہتے ہیں کہ چشمے کا پانی ہے، مگر اس کا حالت یہ ہے کہ دیکھو اس پہ گندگی بھی پڑی ہے، اور مینڈکوں نے بچے دیے ہیں، وہ اس پہ تیرتے ہیں۔ یہ لوگ یہ پانی لے جاتے ہیں کھانا پکانے کے لیے، پینے کے لیے اس کو استعمال کر رہے ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ ان لوگوں کو پراپر طریقے سے جو پائپ لائن ہے وہ صحیح طریقے سے نہیں پہنچی ہے، تھوڑا بہت جو کم ہوئے وہ، مگر وہ ناکافی ہے۔ یہاں پہ پانی کی ظاہر ہے، سورس موجود ہے، مگر اس سے استفادہ ابھی تک نہیں کیا گیا۔ تو یہ لوگ یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ کم از کم ہمیں پائپ لائن کے ذریعے صاف پانی فراہم کی جائے، کیونکہ زیادہ تر لوگ اس وجہ سے بیمار ہوتے ہیں کہ وہ یہ گندا پانی پیتے ہیں، اور یہ جو کنٹامنیٹڈ واٹر ہے، آلودہ پانی، اس کے پینے سے تقریباً 70% بیماریاں پھیل جاتی ہیں۔ Viewers, you may see a forest in my behind. This is not man-made forest. This is totally natural. You can see that there are so many trees of oak forest. Unfortunately, our forest department play no role to promote the forest, but this is totally natural. And you know the oak forest, Quercus, its growth was very slow, but it is cutting within few seconds, and the people use these trunks for cooking and heating purposes. If the forest was successfully matured, it brings positive changes in our climate. You know that due to the Gulf event and due to the bursting of centuries-old glaciers and avalanches, the flood causing for human and losses of properties. If the government departments as well as the local people and the civil society play their role to protect the natural forest, to plant the trees on the mountains, this is the naturally check dam. It stops the flash flood and reduce the speeds of flood and causing for minimum losses. So the local people have vital role to protect this natural forest, and we pray that might Allah Almighty success this forest and it will be great a cause of oxygen and climate changes. But unfortunately, there are so many influential people. They are busy involved in the deforestation, and the local people told that there's a mart on the Dudar trunks, and after some period they will cut the trees and they will bring to the market and will sold out. So if the situation remains the same, the deforestation causing for natural disaster and flooding and human and property losses. So the government are requested to play their role to protect this forest, to support those people, provide them alternate fuel, because they are compelled to use firewood for cooking and heating purposes. If the people were supplied
on free of cost electricity or on subsidized rate, on actual rate, they will use electricity for cooking and heating purposes. As well as if the government, in the previous government, the Prime Minister Shahid Haqqan Abbasi has inaugurated the LPG gas plant at Singur. The government has purchased, I think, 10 chakuram land for that purpose, but they are laying without any purposes, without useless. If the present government established a gas plant in Chatral, so the people will use gas for cooking and heating purposes. As a result, we can save our forest. And if we spend billion of rupees on rehabilitation after flood, so we can spend a few millions in compensation or subsidy to the WAPDA, to the PEDU or to the PESCO to provide cheap electricity to the people for cooking and heating purposes. नाज़रीन, आप मेरे बैकग्राउंड भी देख रहे हैं कि यहाँ पे कुदरत ने एक खूबसूरत जंगल लगाए हुए हैं. ये ओक फॉरेस्ट जिसको शाहबलूत कहते हैं और मुकामी ज़ुबान में उसको बांझदार कहते हैं. ये जो लकड़ी है शाहबलूत, इसकी ग्रोथ बहुत स्लो है, बहुत आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रहा है, मगर इसके काटने पे 4 सेकंड लग जाते हैं. 10 सेकंड में काटो, टुकड़े टुकड़े कर दो, जला दिया. मुकामी लोग यहाँ पे इस लकड़ी को खाना पकाने और ख़ुद को सर्दियों से बचाने के लिए, गर्म मश के लिए इस्तेमाल करते हैं. बदकिस्मती ये है कि हमारी मुल्क में हमें आज तक 73 साल गुजर गए मगर हमें मुखलिस लीडर नहीं मिला. एक पार्टी अगर कोई तरक्याती काम करता है या एक लीडर, उसकी गवर्नमेंट ख़त्म होती है, जब दूसरा लीडर आता है वो उसको कैंसिल करता है ताकि उसको क्रेडिट न जाए. अवाम बेशक गर्क हो जाए, तबाह हो जाए, बर्बाद हो जाए, मुल्क का बेड़ा गर्क हो, नुकसान हो, मगर हम क्रेडिट लेने के चक्कर में एक दूसरे की टांगे काटते हैं. पिछली हुकूमत में जब वज़ीर-ए-आज़म इधर आया था, शाहिद हक़ान अब्बासी ने यहाँ पे सिंगूर के मकाम पर और कई जगहों पे उन्होंने गैस प्लांट का इफ्तिताह किया था, LPG गैस का. उसके लिए कोई 10 जिरब ज़मीन भी ख़रीदी गई, वो ज़मीन वैसे बेकार पड़ी है. मगर जो मौजूदा तब्दीली सरकार आ गई, उन्होंने उस मंसूबे को बंद कर दिया. वजह क्या थी? ताकि उनको क्रेडिट न जाए. इसका नतीजा क्या हुआ? नतीजा ये हुआ कि हम जंगल को बेदरख काटने पे मजबूर हैं. मुकामी जो लोग हैं वो बेदरख जंगल काटते हैं और उसको उनकी मजबूरी है, उनके पास कोई और ज़रिया ईंधन नहीं है, ज़रिया वो नहीं है ताकि वो तवानाई का इस्तेमाल करें. तो ये खाना पकाने के लिए और ख़ुद को गर्म करने के लिए लकड़ी इस्तेमाल करते हैं. और जब लकड़ी इस्तेमाल करते हैं तो लकड़ी का जो कटाई है वो बहुत ज़्यादा है, उसकी जो लगाना है या जो उसकी बढ़ोतरी है वो बहुत रेशो कम है. और महकमा जंगलात के जो माहिरीन हैं उनका कहना है कि आज से 30 साल बाद दूरबीन में भी हमें लकड़ी या दरख्त नज़र नहीं आएगा अगर ये सिलसिला रहा. तो मकामी लोग ख़ासकर तब्दीली सरकार से ये पुरज़ोर मुतालबा करते हैं कि खुदारा इन जंगलात पे रहम करें, यहाँ पे LPG गैस का जो इफ्तिताह हुआ है उसको शुरू करें, यहाँ के लोगों को मुफ्त बिजली दिया जाए, या अगर मुफ्त नहीं दे सकें तो कम से कम उनको सब्सिडाइज यानी सस्ती रेट पे उनको बिजली फराहम करें ताकि ये लोग कुकिंग के लिए और हीटिंग के लिए बिजली इस्तेमाल करें या LPG गैस इस्तेमाल करें और जंगलात बच जाएगा. जब जंगलात बच जाएंगे तो इंशाल्लाह ये जो क्लाइमेट चेंजेस है, मौसमियाती तब्दीली, इन तग़यीरात से हम बच जाएंगे, कुदरती आफात से हम बच जाएंगे. और अगर ये ना हुआ और हम इस तरह जंगल काटते रहेंगे तो इसका नतीजा ये होगा कि एक वक्त ऐसा आएगा कि ये जो जितने भी पहाड़ हैं सरसब्ज़ ये बिल्कुल बंजर होंगे, कोई दरख्त ना होगा. और जब भी मामूली बारिश आएगा तो वो तेज़ सैलाब की शक्ल में आकर तबाही मचाएगा, इंसानी जानों को भी नुकसान पहुंचाता है, हम उनकी प्रॉपर्टी को भी. हम उनको जो बहाली का काम है, रिहेबिलिटेशन, उस पर हम अरबों रुपये पर लगाते हैं. अगर उसकी बजाय हम 4 करोड़ रुपए वापडा को या उस पर हम या लोकल जो सूबाई महकमे बिजली घर बनाया जाए, उनका रेट भी कम है. अगर पेडो का या पहले जो शेड्यूल था, अगर सूबाई महकमा बरक़ियात का रेट पर यूनिट अगर उन लोगों को 1 रुपये या 2 रुपये पर यूनिट बिजली मिल जाए तो ये लोग आसानी से उसको इस्तेमाल करेंगे, जंगलात बच जाएंगे और ये कुदरती आफात से बच जाएंगे. वरना फिर वही बात होगी कि अब कि हम बिजली तो शायद कभी ख्वाबों में मिले, जिस तरह सूखे हुए फूल किताबों में मिले. ये जो फिर दरख्त है
उनकी तस्वीरें सिर्फ किताबों में मिलेगी और हमें नज़र नहीं आएगा। गोश्त तहसील दुरुश का इंतहाई खूबसूरत कस्बा है जो सतह समंदर से 8000 फुट की बुलंदी पे पहाड़ के ऊपर वाक़या है। यहाँ पे पहली बार हमारा मीडिया टीम पहुँच चुका है और यहाँ 800 की आबादी के लिए न तो स्कूल है, न अस्पताल है, न पीने के पानी का पाइपलाइन है और न इनके लिए कोई और सहूलत। मुकामी लोग अपने मरीज़ों को चारपाई पे डालकर 3 घंटे पैदल दुरुश अस्पताल ले जाने पे मजबूर हैं। यहाँ के बच्चे भी 3 घंटे एक तरफ से और तकरीबन 4 घंटे दूसरी तरफ से पैदल स्कूल जाते हैं, क्योंकि वापसी पे ये पहाड़ी पे चढ़कर पैदल आते हैं और बर्फबारी और बारिश की सूरत में गिरकर ज़ख्मी भी हो जाते हैं। यहाँ के लोग सूबाई और वफाकी हुकूमत से पुरज़ोर मुतालबा करते हैं कि इनकी हालत में भी रहम किया जाए, उनको भी वही सहूलियात फराहम की जाए जो पाकिस्तान के दीगर शहरों को भी मैसर है, ताकि इनकी ज़िंदगी में भी आसानी आ सके। गुल अहमद फारूकी, चतराल।